तो गाइस पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हैवॉक अवेंजर्स की टीम को लीड करने के लिए राजी हो जाता है। उधर रेड स्कल शहर के अंदर नफरत फैलाने में लग जाता है। इसी बीच रोग कैद से आजाद हो जाती है और वो स्कारलेट विच के पास पहुंचती है। रेड स्कल स्कारलेट विच को अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन तब वो और रोग देखती है कि रेड स्कल ने प्रोफेसर एक्स की बॉडी के साथ क्या किया था और इससे उनको बहुत गुस्सा आ जाता है। लेकिन तब रेड स्कल अपने एस मैन के साथ वहां पे आता है और प्रोफेसर एक्स की टेलीपैथिक पावर से उनको कंट्रोल करने लगता है। हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जो कि उस बिल्डिंग के मलबे के पास पहरा दे रहा था। तब उसके सामने रेड स्कल आता है। उसका डरावना चेहरा देखकर पुलिस वाला अपनी गन निकालने ही वाला होता है कि रेड स्कल उसके दिमाग पे कंट्रोल कर लेता है, जिस पे पुलिस वाला बोलता है रीच इटर्नल की जय हो। इसके बाद रेड स्कल पुलिस की गाड़ी के ऊपर खड़ा हो जाता है और अपने साइकिक पावर्स का यूज करके इंसानों से कहने लगता है, मेरे इंसानी साथियों, मैं तुम लोगों को जगाने यहाँ पे आया हूँ। जब तुम लोग इस बिल्डिंग के पास से गुजरते हो तब तुम्हारे दिल के अंदर बहुत दर्द होता होगा। इससे तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा खतरा बैठ रहा होगा कि आगे हम में से और कौन मारा जाएगा। ऐसे लोगों के साथ रहने में कोई सेफ्टी नहीं है जो बिना वार्निंग दिए एक बिल्डिंग को गिरा देते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? इसका सॉल्यूशन क्या है? तुम लोग इसका सॉल्यूशन हो। तुम वो कीमोथेरेपी हो जो इस कैंसर को खत्म करने के लिए जरूरी है। तुम लोग हर दिन ये कहानियां तो सुनते ही होगे कि इंसान अपने पड़ोस से म्यूटेंट्स को निकाल रहा है सिर्फ एक तरीके से, उनको कीड़े मकोड़ों की तरह मारकर। तुम लोग ये सोच रहे होगे कि एक न एक दिन ये खून खराबा खत्म हो जाएगा और शांति फैल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। ये म्यूटेंट्स तब तक हमारे ऊपर अटैक करेंगे जब तक हम सब नहीं मारे जाते। अब रेड स्कल अपने एस मैन को बुलाता है और उनसे बोलता है कि इन इंसानों को सबूत दिखाओ, कि उन म्यूटेंट्स को इन लोगों के सामने लाओ जो इस बिल्डिंग को गिराने के जिम्मेदार थे, ताकि ये खुद उनके मुंह से सुन सके। तभी वहां पास के पानी को एक पोर्टल बनाकर डांसिंग वाटर एस मैन और दो म्यूटेंट्स के साथ बाहर आती है। वो बोलती है, न्यूयॉर्क के लोगों, हम तुम्हारे सामने इन दो औरतों को लेकर आए हैं जो कि ब्रदरहुड ऑफ एविल म्यूटेंट्स की मेंबर हैं। और गाइस रेड स्कल के जो एस मैन हैं वो अलग अलग तरीकों से चेंज हो चुके हैं। कोई फिजिकली चेंज हो चुका है, कोई सेलुलर लेवल पे चेंज हो चुका है। और मैं आप लोगों को बीच बीच में इनकी पावर्स बताता रहूंगा। अब स्कारलेट विच, जिसके दिमाग को रेड स्कल कंट्रोल कर रहा था, बोलती है, मैं वांडा मैक्सिमोफ हूँ, द स्कारलेट विच, आतंकवादी मैग्नेटो की बेटी। ये मेरी दोस्त है रोग। हम इस बिल्डिंग को गिराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और हम तब तक नहीं रुकने वाले जब तक कि इस पृथ्वी से इंसान खत्म नहीं हो जाते। ये सुनकर वो लोग इन दोनों म्यूटेंट्स के ऊपर पत्थर बरसाने लगते हैं और रेड स्कल भी उनको भड़काते हुए बोलता है, हाँ इकट्ठे हो जाओ और अपना विरोध जताओ। मैं तुम लोगों के अंदर वो दूरदृष्टि डाल रहा हूँ। अगर तुम लोग ध्यान से देखते हो तो तुम इनके खून के अंदर एक्स जीन देख सकते हो। तुम इंसानियत के रखवाले हो, आगे बढ़ो और इन म्यूटेंट्स को मार डालो। इतना कहते ही वहाँ मौजूद सब लोग आसपास के म्यूटेंट्स को मारने लगते हैं। वो एक साइकिल सवार को पकड़ते हैं और एक पाइप से पीट पीट कर उसको मार देते हैं। तो गाइस रेड स्कल अपनी नफरत हर जगह फैला रहा है। सब लोग पागलों की तरह म्यूटेंट्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं। वो एक पुलिस वाले को पकड़ लेते हैं जो पूछता है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। तब रेड स्कल का एक्समैन सार सुल्तान एक इंसेक्ट में कन्वर्ट होकर बोलता है, हम कुछ लोगों को मार रहे हैं ताकि बहुतों की जिंदगी बच सके, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर सार सुल्तान उस पुलिस वाले को मार देता है। जो लोग कुछ सेकंड्स पहले अपने अपने कामों की तरफ जा रहे थे वो अचानक से खूंखार हत्यारे बन जाते हैं। रेड स्कल अपनी नफरत फैलाने में लगा हुआ है। हमें एक म्यूटेंट नटैली दिखाई देती है जिसके 3 बच्चे हैं। 5 दिन पहले उसे दीवारों के आर पार देखने की ताकत मिली थी और वह इस टाइम पे जेवियर स्कूल की तरफ जा रही थी, लेकिन रेड स्कल का डेंजरस जिन उसे पहले ढूंढ लेता है। नताली चिल्लाती है, मेरी मदद करो। जिन बोलता है, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मैंने करोड़ों सालों से इंसानों की इच्छाएं पूरी की हैं और मेरे नए मास्टर की इच्छा साफ साफ है। तभी कैप्टन अमेरिका की शील्ड उस जिन को आकर लगती है और कैप्टन बोलता है, कमांडर समर्स, बताओ हमें क्या करना चाहिए। हैवॉक बोलता है, इस औरत को सुरक्षित लेकर जाओ और लोगन हमें अटैकर्स की तरफ ले चलो। लोगन कहता है, ये इतना भी मुश्किल नहीं होने वाला क्योंकि पूरा शहर म्यूटेंट्स के खून का प्यासा हो चुका है। तभी कुछ पुलिस वाले एक इंसान की तरफ भागते हैं जिसका नाम है पीटर ब्राउन। वो अपने छोटे भाई का इलाज करवाने आया था, लेकिन जब इलाज में टाइम लगने लगा तब वो बाहर घूमने के लिए आ गया। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी मौत उसके सामने खड़ी थी। वो पुलिस वाले पीटर ब्राउन को पकड़
पकड़कर मारने लगते हैं, लेकिन वुल्वरीन आकर पीटर ब्राउन को बचा लेता है। हैवॉक कहता है हमें आसपास के म्यूटेंट्स को ढूंढना होगा और उनको सुरक्षित जगह पहुंचाना होगा। अलग अलग हो जाओ, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। जब हमारे पास मदद पहुंच जाएंगी तब हम फिर से इकट्ठा हो जाएंगे। हालांकि कैप्टन पूछता है कि हम अलग क्यों हो रहे हैं। हैवॉक बोलता है तुम चाहते हो ना कि मैं इस टीम को लीड करूं, या फिर तुम ये चाहते हो कि मैं इस टीम को छोड़कर चला जाऊं। कैप्टन बोलता है नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए था। हैवॉक बोलता है तो जाओ और लोगों को बचाओ, कैप्टन अमेरिका बन जाओ, और तुम लोगन तुम वुल्वरीन बन जाओ। इधर रेड स्कल कह रहा है बुरे लोग सिर्फ इसलिए जीत जाते हैं क्योंकि अच्छे लोग कुछ नहीं करते। इस टाइम हम कुछ करेंगे, हम अपने आप को बचाएंगे और अपना फ्यूचर वापस लेंगे। रेड स्कल एक औरत की तरफ इशारा करते हुए बोलता है ये एक म्यूटेंट है, इसको मार डालो, लेकिन इसका बच्चा ये इंसान है, इसको जिंदा छोड़ देना। उस टाइम पे अगर रेड स्कल आसमान की तरफ ध्यान देता तब उसे बादलों के अंदर हुई गिड़गिड़ाहट सुनाई देती, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तभी रेड स्कल के ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक होती है क्योंकि गाइस वहाँ पे थोर आ चुका है, जो रेड स्कल को देखकर बोलता है तुम। रेड स्कल कहता है हाँ मैं और तुम और हम। थोर की लाइटनिंग के कारण रेड स्कल की पावर्स कुछ टाइम के लिए बंद हो जाती हैं, जिससे रॉक और स्कारलेट विच फिर से अपने कंट्रोल में आ जाती है और वहां से भागने लगती है। थोर रेड स्कल की तरफ हैमर फेंकते हुए बोलता है कायर बीस्ट, मैं तुमको फिर से हेल में भेज दूंगा। लेकिन तभी जी थोर को एक स्पीयर मारता है। इतनी जोर से थोर को मारने वाले केवल कुछ ही लोग हैं। ये दोनों एक दुकान के अंदर चले जाते हैं और गाइस जी के दिल के अंदर एक मोती है जिसके अंदर पुराने अफ्रीकन गॉड की पावर है। वो बोलता है मेरी तुम्हारे साथ कोई लड़ाई नहीं है, मैं सिर्फ उन म्यूटेंट से लड़ता हूँ जिन्होंने मेरी फैमिली को मारा है, लेकिन मुझे रोका नहीं जा सकता। थोर अपने हैमर को बुलाते हुए बोलता है वो तो हम देख लेंगे। जी थोर को फिर से एक स्पीयर मारने भागता है और बोलता है मैं हूँ जी, ट्रू सोल की ग्रेविटी के कारण मैं इनफ्लेक्सिबल बन चुका हूँ, मैं हूँ इम्पॉसिबल स्ट्रेंथ। और गाइस जी इतना ताकतवर है कि अर्थ की कोई भी चीज उसको नहीं रोक सकती, लेकिन थोर वो अर्थ का नहीं है। वो अपने हैमर के एक ही वार से जी को सुला देता है। तब रेड स्कल का एक एसमैन होनेस्ट जॉन थोर के पास आता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, मैं तुम्हें चीजों को दिखाना चाहता हूँ, लेकिन एक दूसरे नजरिए से। इधर कैप्टन के चारों तरफ शहर पागल हो चुका है। लोग पागलों की तरह मासूम म्यूटेंट्स को मारते जा रहे हैं और रेड स्कल की नफरत भी कैप्टन के अंदर जाने लगती है। कुछ पुलिस वाले लड़की को बचाने के लिए भागते हुए कैप्टन को घेर लेते हैं और बोलते हैं तुम हमारा विरोध क्यों कर रहे हो, भीड़ को अपना काम करने दो, ये नेचुरल है। अंदर ही अंदर तुम भी मानते हो, उनको वो करने दो जो करना जरूरी है, म्यूटेंट्स को मरना होगा। अब कैप्टन कहने लगता है ये सही कह रहे हैं, आखिर अब मुझे ये सब क्यों समझ में आ रहा है। अमेरिका को इसकी जरूरत है, ये वर्ल्ड ये नेशन म्यूटेंट्स के बिना सुरक्षित है। ये हमारे ऊपर एक श्राप है कि ये म्यूटेंट्स वापस आ चुके हैं। तो गाइस ये पुलिस वाले कैप्टन को बहकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैप्टन कोई साधारण इंसान नहीं है। रेड स्कल की नफरत उसके दिल के अंदर ज्यादा टाइम के लिए नहीं रह सकती। कैप्टन इन सब पुलिस वालों को दूर फेंक देता है। इधर भीड़ से गिरी हुई वो लड़की कह रही है मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं कोई म्यूटेंट नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। जिस पे भीड़ बोलती है तुम हमारी तरह नहीं हो, हम देख सकते हैं, तुम्हारे सेल के अंदर एक्स जीन को देख सकते हैं, तुम एक पागल मॉन्स्टर हो। तभी हैवॉक वहाँ पे आता है और पास की एक दीवार को आराम से गिरा देता है ताकि उस भीड़ को नुकसान ना पहुंचे। वो लड़की हैवॉक से पूछती है लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। हैवॉक बोलता है मैं नहीं जानता, लेकिन अवेंजर्स गुनहगार को रोकेंगे। तब कैप्टन वहाँ पे आता है और बोलता है तुम कोई अवेंजर नहीं हो, यहाँ की भीड़ जा चुकी है और एक बार ये औरत सुरक्षित जगह पे पहुँच जाए तो मैं चाहता हूँ कि तुम चले जाओ। इसलिए मैं हम सबको एक साथ रहने के लिए कह रहा था, तुम्हारे दिखावे ने इस औरत को मार दिया होता। तुम अपने भाई की तरह गैर जिम्मेदार हो और इससे भी बुरी बात है कि तुम उसकी बराबरी भी नहीं कर सकते। कैप्टन हैवॉक की यूनिफॉर्म को पकड़ लेता है, लेकिन हैवॉक हाथ छुड़ाते हुए बोलता है अपने आप को संभालो सोल्जर, कोई चीज इंसानों को म्यूटेंट से नफरत करने पे मजबूर कर रही है और तुम भी उसके वश में होते जा रहे हो। तुम अपनी इच्छा शक्ति का यूज करो क्योंकि लोगों की जान खतरे में है और मेरा यकीन करो तुम्हें मुझसे लड़ाई मोल नहीं लेनी चाहिए। इधर लोगन सार सुल्तान से लड़ रहा है। सुल्तान बोलता है बस तुम्हारी इतनी ताकत है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम किससे लड़ रहे हो, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। और फिर सुल्तान लोगन के चेहरे में अपना कांटा गड़ा देता है और बोलता है अब तुम मेरे कसांड्रा टॉक्सिन को पी लो और अपने अंदर जहर फैलने दो, अपने काले भविष्य को देखो। जिसपे लोगन कहने लगता है ओ गॉड नो,
ये सच है, आई एम सो सॉरी, सो सॉरी। तो गाइस सुल्तान के जहर की वजह से लोगन रियलिटी को भूलने लगता है और अपने पॉसिबल फ्यूचर को देखने लगता है। तब स्कारलेट विच लोगन की मदद के लिए आगे आती है और सुल्तान को घायल करके लोगन से बोलती है, अच्छा तो जब तुम माफी मांगते हो तो तुम ऐसे माफी मांगते हो। रॉक लोगन को संभालते हुए बोलती है, हम जानते हैं कि ये कौन कर रहा है। लोगन कहता है, मुझे थोड़ा संभलने दो, मेरी बॉडी को जहर को निकालने दो। रॉक बोलती है, हमें एक्समैन की जरूरत है। लेकिन स्कारलेट विच बोलती है, हमें एवेंजर्स की जरूरत है। जिस पे लोगन कहता है, तुम्हें दोनों मिल चुके हैं और मुझे पिछली बिल्डिंग से किसी की स्मेल आ रही है। मुझे रेड स्कल के अंदर से वही स्मेल आ रही है जो तुम्हें डीमंस के अंदर से आती है। स्कारलेट विच रॉक से बोलती है, इसे बताओ। जिस पे रॉक कहती है, वो सिर्फ रेड स्कल नहीं है लोगन, उसने चार्ल्स की कब्र को खोद लिया और उसने अपने आप को जेवियर के दिमाग के साथ जोड़ लिया है। इतना सुनते ही लोगन को गुस्सा आने लगता है। उसके अंदर का जानवर बाहर निकल जाता है और वो रेड स्कल की तरफ भाग जाता है। हालांकि वांडा लोगन को रोकने की कोशिश करते हुए बोलती है, हमें एक प्लान की जरूरत है। रॉक बोलती है, अपनी ताकत बचाओ। लोगन के मुंह से लार निकलने लगी है, अब उसे रोका नहीं जा सकता और हमारे पास प्लान बनाने का टाइम जा चुका है। इधर होनेस्ट जॉन थोर से बातें कर रहा है और जॉन की पावर की वजह से थोर को लगता है कि वो ओडिन से बातें कर रहा है। जॉन बोलता है, तुम इस लड़ाई में गलत साइड पे हो। हम उस डार्कनेस के खिलाफ लड़ते हैं जो इंसानों को खत्म करने के लिए आती है। मिडगार्ड के इंसानों के अंदर ये अजीब लोग फिर से बढ़ने लगे हैं। तुम्हें रेड स्कल के काम में उसकी मदद करनी होगी। एसगार्ड सही लोगों की साइड खड़ा होगा। जिसपे थोर बोलता है कि रेड स्कल ने जो दंगा भड़काया है वो मुझे सबसे खूंखार लग रहा है। रेड स्कल बोलता है, इस शहर के लोग अपनी खुद की इच्छा शक्ति से खड़े हुए हैं। वो अपने खुद के कल्चर को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, उनकी खुद की फैमिली को बचाने के लिए। क्या जरूरत के इस टाइम पे तुम उनको इग्नोर करके चले जाओगे? अर्थ के लोग वेट कर रहे हैं कि एक ब्लॉन्ड नीली आंखों वाला गॉड उनकी मदद करने आएगा। ओडिन बोलता है, तुम इंसानों की मदद करोगे। और गाइस अब तक रेड स्कल की पावर्स वापस आ चुकी हैं। तभी लोगन बिना कोई आवाज किए रेड स्कल की तरफ कूद जाता है और अगर रेड स्कल के पास टेलीपैथी की पावर्स न होती तो लोगन उसे मार डालता। फिर भी रेड स्कल को अपना हाथ गंवाकर कीमत चुकानी पड़ी। तभी रेड स्कल की एसमैन अपने थैले से हवा निकालती है और लोगन को उड़ाने लगती है, लेकिन वो कब तक लोगन को रोक पाएगी। गॉड फेस्ड गर्ल रेड स्कल के हाथ पे पट्टी बांधने लगती है, जिसपे रेड स्कल बोलता है, तुम मुझे भूल जाओ और लोगन की आंखों में देखो। तो गाइस गॉड फेस्ड गर्ल अपना डिप्लीशन इफेक्ट चालू कर देती है, जिससे एक ही सेकंड के अंदर जो कोई भी म्यूटेंट उसकी आंखों की तरफ देखेगा उसकी म्यूटेंट पावर्स कुछ देर के लिए खत्म हो जाएंगी। लेकिन लोगन के सामने एक और बड़ी मुसीबत आने वाली थी। उसका हीलिंग फैक्टर तब खत्म हुआ जब थोर ने उसके ऊपर अटैक किया। वहाँ एक धमाका होता है। रेड स्कल अपने मास्क के अंदर हंसने लगता है क्योंकि उसका प्लान पूरी तरीके से काम कर रहा है। वो होनेस्ट जॉन को बोतल में दारू डालने के लिए बोलता है। जिस इंसान ने रेड स्कल का हाथ काटा था वो अर्थ और म्योनिर के बीच कुचला गया उस गॉड के हाथों जिसकी लोगन के पूर्वज सेवा किया करते थे। होनेस्ट जॉन बोलता है, इंसानों का सच्चा गॉड उनकी जरूरत के टाइम पे वापस आ चुका है, हमारे ऊपर कृपा हुई है। थोर लोगन को इनके सामने डालता है और बोलता है, मैं इटर्नल रेज की सेवा करता हूँ। तो गाइस जो साइकोपाथ होते हैं उनको प्यार फील नहीं होता, उस तरीके से नहीं जैसा आम इंसानों को होता है। उनको राज करने के अंदर प्यार फील होता है। रेड स्कल के इस शहर में आने के 5 मिनट बाद ये शहर उसके सामने नंगा हो चुका था। आज रात रेड स्कल के फिर से जिंदा होने के बाद पहली बार वो खुश था। रेड स्कल को न्यूयॉर्क से प्यार हो गया था।